बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, अब हम चैप्टर 1 की रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें कहा जा रहा है सॉल्व बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड 2z स्क्वायर माइनस 11z प्लस 16 इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, सोल्यूशन में मैंने यही गिवन इक्वेशन ली है। स्टूडेंट्स, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का मतलब यह है कि ये जो गिवन इक्वेशन है इसकी लेफ्ट हैंड साइड को इसको आइदर या इस फॉर्म में या इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इन दोनों में से किसी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कंप्लीट स्क्वायर का मतलब है a प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में बनाना है या a माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में बनाना है। कंप्लीट स्क्वायर कह लें या परफेक्ट स्क्वायर कह लें, एक ही बात। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो लीडिंग कॉफिशिएंट होता है, शुरू में जो कॉफिशिएंट होता है जिसको हम जनरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a कहते हैं, a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ये जो शुरू वाला कॉफिशिएंट है इसको हमने 1 बनाना है। 1 बनाने की वजह क्या है ये भी मैं बाद में भी बताता हूँ कि यहाँ पे ये जो शुरू में कॉफिशिएंट होता है हम इसको 1 क्यों बनाते हैं। अगर ये ऑलरेडी क्वेश्चन में 1 हो तो फिर ठीक है, अगर 1 के अलावा कोई भी वैल्यू हो तो हमने पूरी इक्वेशन को इस जो भी ये कॉफिशिएंट होगा उस पे डिवाइड करते हैं। दैट्स वाई पहला स्टेप यहाँ पे ये है कि इस पूरी इक्वेशन को 2 पे मैंने डिवाइड किया, डिवाइडिंग बाई 2 ऑन बोथ साइड्स। हर टर्म को 2 पे डिवाइड किया और राइट साइड 0 को भी 2 पे डिवाइड किया, तो 0 को जब हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो वो 0 बन जाता है। तो ये देखें यहाँ पे इसको 2 पे डिवाइड किया तो शुरू में कॉफिशिएंट 1 बन गया। यही हमारी रिक्वायरमेंट है कि लीडिंग कॉफिशिएंट ये जो a है दैट शुड बी 1। माइनस 11/2, 16 को 2 पे डिवाइड करें तो ये 8 बन जाएगा और 0 को 2 पे डिवाइड करें तो 0/2 दैट इज 0। इसके बाद स्टूडेंट्स, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में 4 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप ये है कि लीडिंग कॉफिशिएंट यानी a दैट शुड बी 1। दूसरा स्टेप ये है कि यहाँ पे जो भी ये कांस्टेंट टर्म होती है, चाहे ये प्लस है या माइनस है, वेरिएबल के अलावा जो कांस्टेंट टर्म है इसको हमने राइट साइड पर शिफ्ट करना है। तो यहाँ पे ये +8 है, ये उधर जाके फिर क्या हो जाएगी, ये वैल्यू -8 बन जाएगी। ये दूसरा स्टेप है। तीसरा स्टेप स्टूडेंट्स बड़ा अहम है, वो क्या है, जो भी स्टूडेंट्स ये सेकंड टर्म होगी, यहाँ पे ये जो वेरिएबल है इसका ये जो कॉफिशिएंट है इसका हाफ लेना है, यानी मल्टीप्लाई विद 1/2 करना है। यही बात मैंने लिखी है, कॉफिशिएंट ऑफ z इसका हाफ यानी मल्टीप्लाइंग विद 1/2, इसका स्क्वायर हमने लेना है, यानी जो भी ये कॉफिशिएंट है इसका हाफ लेना है और उसको फिर आगे स्क्वायर बनाना है। तो ये देखें 11/2 है, इसका हाफ से मुराद मल्टीप्लाइंग विद 1/2, तो जो भी ये कॉफिशिएंट है इसको मल्टीप्लाइंग विद 1/2 करना है। इस वक्त ये कॉफिशिएंट 11 है, 11/2 इंटू 1/2, ये टोटल टर्म बनेगी 11/4, इसका स्क्वायर। ये हमने इक्वेशन के दोनों तरफ ऐड करना। स्टूडेंट्स, हमने ये साइन नहीं लेना, ये जो साइन यहाँ पे जो साइन है ये आइदर a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाएगा या a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाएगा। यहाँ पे ये जो साइन है, इनफैक्ट ये क्या चीज़ है मैं इस पे बाद में डिस्कशन करता हूँ। तो ये जो साइन है ये हमने इधर नहीं लेना, जस्ट ये कॉफिशिएंट जो है इसका हमने हाफ लेना है। तो कॉफिशिएंट का हाफ का मतलब है मल्टीप्लाइंग विद 1/2। सो कॉफिशिएंट ऑफ z इसको मल्टीप्लाई विद 1/2 करें। यहाँ पे कॉफिशिएंट ऑफ z क्या है 11/2, इसको मल्टीप्लाई विद 1/2 करें तो ये 11/4 बनेगा, इसका स्क्वायर। इस स्क्वायर को सॉल्व ना करें, सिंप्लीफाई ना करें, यानी ये जो भी वैल्यू बनेगी अगर तो ये आपस में कटते हों। कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि ये कॉफिशिएंट इवन होता, लेट यहाँ पे 6 होता तो 6 का हाफ 3 बन जाना था। तो कभी कभी ये आपस में वैल्यूज कट जाती हैं तो काट लें, कैंसिलेशन हो रही होती हो तो कर लें, वरना ऐसे ही रहने देना है और स्क्वायर की फॉर्म में रहने देना है, स्क्वायर की फॉर्म में रहने देना है। अब इस पूरी वैल्यू को हमने क्या करना है, एडिंग जो भी ये रिजल्ट बनेगा, एडिंग 11/4 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड, 11/4 होल स्क्वायर में रहने देना है। तो ये ऐड कर दिया। इसकी भी मैं वजह बताऊंगा कि ये हमने स्क्वायर में क्यों रहने देना है, इसकी क्या वजह। तो ये हमारा तीसरा स्टेप है। तीसरा स्टेप क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ z मल्टीप्लाइंग विद 1/2 उस पे स्क्वायर। ये कॉफिशिएंट ऑफ z जो भी है उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करके उसका ये जो भी स्क्वायर है इस स्क्वायर को दोनों तरफ ऐड कर लें। चौथा स्टेप जो कि लास्ट स्टेप है स्टूडेंट्स, ये ऑटोमेटिकली हमारी
लेफ्ट हैंड साइड अब कंप्लीट स्क्वायर बन चुकी है। क्या मतलब, ये देखें इस वक्त यहाँ पे माइनस है तो ये ए माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, दैट इज ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। लेकिन वो भी मैं फार्मूला ओपन कर देता हूं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। स्टूडेंट्स अगर यहाँ पे नेगेटिव होगा, ये वाली टर्म जो भी है, ये कोफिशिएंट अगर नेगेटिव होगा तो हमने इसको यहाँ पे नेगेटिव रखना है, लेकिन अगर यहाँ पे पॉजिटिव होता तो यहाँ भी हम फिर पॉजिटिव रखते। इनफैक्ट ये 2ab वाली टर्म है। थोड़ी देर बाद मैंने ये वजाहत करनी है कि ये हम कंप्लीटिंग स्क्वायर में ये वाला स्टेप क्यों करते हैं, ये क्या वजह है। फिलहाल 4 स्टेप्स हैं जो हम सीधे सीधे अप्लाई करेंगे। 4 स्टेप्स कौन से हैं? पहला स्टेप ये है कि ये जो लीडिंग कोफिशिएंट है, शुरू वाला कोफिशिएंट, इट शुड बी 1। अगर ये 1 के अलावा कोई नंबर है तो पूरी इक्वेशन को उससे डिवाइड कर लें। सेकेंड स्टेप ये है कि कांस्टेंट को उधर ले जाएं। थर्ड स्टेप ये है कि यहाँ पे जो भी ये वेरिएबल है इसका हमने कोफिशिएंट का हाफ लेना है। हाफ से मुराद मल्टीप्लाइंग विद 1/2 कर लें, ये जो भी वैल्यू इसको ऐड करना है। चौथा स्टेप ये है कि लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट स्क्वायर बनानी है। जस्ट ये ए और बी का, ये देखें यूं कर लें, ए और बी का स्क्वायर ले लें। अगर यहाँ नेगेटिव है तो आपको यहाँ नेगेटिव डालना है, अगर यहाँ पॉजिटिव होता तो आपको यहाँ पॉजिटिव डालना है। यानी a प्लस बी का स्क्वायर भी बन सकता है और a माइनस बी का स्क्वायर भी बन सकता है। a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये माइनस 2ab टर्म है। ये हमारा चौथा स्टेप है। बस इसके बाद अंडर रूट लेंगे, आपका सोल्यूशन बन गया। टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड, हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर करके सोल्यूशन निकालना है। स्क्वायर अंडर रूट कट गया, इधर प्लस माइनस लिखना है। अब स्टूडेंट्स हमने z की वैल्यू निकालनी है तो -11/4 को उधर ले जाएं। -11/4 उधर जाकर क्या हो जाएगा, +11/4 हो जाएगा। मैंने शुरू में लिख लिया रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट बनाने के लिए। तो ये बुक में आंसर है हमारा। एलसीएम ले लें तो ये बुक में आंसर है, लेकिन आप चाहें तो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग कर लें, यानी आप चाहें तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये 2 सोल्यूशन आए हैं, 2 वैल्यूज आई हैं, बिकॉज पावर ऑफ z जो है वो 2 है। स्टूडेंट्स कंप्लीट स्क्वायर या परफेक्ट स्क्वायर का मतलब ये है कि हमने लेफ्ट हैंड साइड, जो भी इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड है, आइदर उसको a प्लस बी का स्क्वायर बनाना है या a माइनस बी का स्क्वायर बनाना है। स्टूडेंट्स कभी आपने सोचा है कि ये जो काम हम करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ जो भी ये वेरिएबल है, इस वक्त z है, x हो जो भी हो, तो हम लिखते हैं कोफिशिएंट ऑफ x या कोफिशिएंट ऑफ z, उसका हाफ ऊपर स्क्वायर, ये जो भी वैल्यू है ये हम दोनों तरफ ऐड करते हैं। कभी आपने सोचा कि इसके पसे पर्दा, इसके वजह क्या है, इसकी एक्चुअल रीज़न क्या है? आए मैं आपको ये रीज़न बताता हूँ। क्वेश्चन तो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन आपको मैं इस बात की रीज़न या इस बात की वजह बताता हूँ, सबब बताता हूँ कि ये क्या वजह है। स्टूडेंट्स ये एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, सिर्फ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इनफैक्ट ये हम स्टेप जो परफॉर्म करते हैं इसके पसे पर्दा क्या रीज़न है। आए हम ये डिस्कस करते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, गौर से समझिएगा। स्टूडेंट्स यहाँ से ये स्टेप मैंने आगे कंटिन्यू किया, आप गौर कीजिएगा। z स्क्वायर -11/2z -8। स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे ये फार्मूला बनाना है, a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि मुझे पता चल गया कि यहाँ पे माइनस है, इसलिए ये फार्मूला बनेगा। अब इस फार्मूले में क्या क्या चीज़ें होती हैं, a स्क्वायर b स्क्वायर -2ab, तो मुझे यहाँ पे भी यही सीन बनाना है। तो गौर कीजिएगा, हर क्वेश्चन में हम यहाँ पर आकर ये स्टेप परफॉर्म किया करेंगे। इनफैक्ट एक्चुअल में ये स्टेप होता है, हम लोग डायरेक्ट ये स्टेप कर लेते हैं। स्टूडेंट्स इस स्टेप के बाद यहाँ ये जो हमने स्टेप किया है, बीच में 4 स्टेप्स और होते हैं। अगर हम हर क्वेश्चन में ये वाले वो 4 स्टेप्स हैं अगर करें तो हमें 100% समझ आ जाएगी कि ये वैल्यू कैसे बनती है या क्यों बनती है, इसकी वजह क्या है। आए वो स्टेप्स क्या है मैं आपको समझाता हूँ। इसको स्टूडेंट्स हमने लिखा z स्क्वायर -11/2z इज इक्वल टू -8। इनफैक्ट यहाँ पे स्टूडेंट्स ये वाला मैंने फार्मूला बनाना है। जब भी यहाँ नेगेटिव हो तो ये वाला फार्मूला बनता है, अगर यहाँ पे पॉजिटिव हो तो फिर ये वाला फार्मूला बनता है। अब इस फार्मूले में क्या है, 3 टर्म्स हैं, a स्क्वायर
-2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ दो टर्म्स हैं, मैंने एक टर्म और लानी है, लेकिन गौर कीजिएगा वो कैसे लानी है। हर पार्ट में, हर क्वेश्चन में हमने यहाँ पर आकर अपनी तरफ से, चूंकि 2ab बनाना है तो 2 नहीं है यहाँ पे, चूंकि 2ab बनाना है तो 2 नहीं है यहाँ पे, तो हमने अपनी तरफ से 2 लाना है। इसके लिए हर पार्ट में हम ये काम करेंगे कि अपनी तरफ से 2 कैसे लाना है, 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो ये 2 2 से कट जाता है, वो 1 बनता है। यहाँ पे आके हर क्वेश्चन में हमने ये काम करना है, क्या हमने 2 लाना है तो अपनी तरफ से 2/2 करेंगे, अपनी तरफ से चूंकि 2 लाना है, दैट्स वाई हमने 2/2 करना है। बस ये इनफैक्ट मेन वजह है। हम क्यों 2/2 कर रहे हैं, हमने 2 बनाना है ये वाली फॉर्म, तो दैट्स वाई यहाँ पे ये काम किया। अब यहाँ पे क्या करना है, इस 2 को अलग किया, इस 2 को इसके साथ कर लिया, क्योंकि 2ab लाना है, तो ये अब बन गई है वैल्यू -2ab। लेकिन a ये है और b ये है, क्योंकि ये z का स्क्वायर है, तो z को मैंने पहले लिख दिया, 11/4 को बाद में लिख दिया। अब ये वाली फॉर्म बन गई है, क्या a स्क्वायर -2ab साथ क्या होना चाहिए, प्लस b स्क्वायर। तो प्लस b स्क्वायर नहीं है, इनफैक्ट हमें पता चल गया कि ये b ही है, a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर, तो ये b है, b स्क्वायर साथ होना चाहिए। तो इसी चीज का हमने क्या करना है, स्क्वायर दोनों तरफ क्या करना है, ऐड करना है। लेकिन ये वाली जो वैल्यू है इनफैक्ट क्या है, कोफिशिएंट ऑफ z उसका हाफ मल्टीप्लाई विद 1/2। ये देखें स्टूडेंट्स, कोफिशिएंट ऑफ z उसका हाफ मल्टीप्लाइंग विद 1/2, क्योंकि ये 2 तो -2ab बनेगा, लेकिन ये जो डिनोमिनेटर वाला 2 है इसको हमने हमेशा कोफिशिएंट ऑफ z के साथ मल्टीप्लाई करना, और ये क्या है, 1/2 है। तो इनफैक्ट हम शॉर्ट में डायरेक्ट ये स्टेप कर रहे होते हैं, लेकिन इसकी पूरी डिटेल ये है। तो आगे ये फिर कंप्लीट स्क्वायर यानी परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है, a - b होल स्क्वायर। ये देखें, ये वो फॉर्म बन गई है, a स्क्वायर b स्क्वायर -2ab। तो इसको आगे हमने फिर कंप्लीट स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। हर पार्ट को हमने साथ यूं किया करना है। तो ये 4 स्टेप्स जो हैं, एक ये और ये हम नहीं कराते, इसकी बजाय डायरेक्ट हम ये वाला एक ही स्टेप कर लिया करते हैं, ये वाला, तो डायरेक्ट इससे टाइम बच जाता है। बट सीन बिहाइंड स्क्रीन क्या है, वो ये वाली चीज है, इसके पसे पर्दा जो वजह है वो ये वाली है। हर पार्ट को अगर आप इस तरीके से करना चाहें तो ये पूरी डिटेल में है, बट पेपर में हमने टाइम बचाना होता है, तो डायरेक्ट हम ये स्टेप परफॉर्म कर लिया करते हैं। अब आपको मैं ये भी बता देता हूं कि कोफिशिएंट ऑफ ये जो शुरू में टर्म होती है उसका कोफिशिएंट 1 क्यों होना चाहिए। इनफैक्ट हमने a स्क्वायर बनाना होता है, a स्क्वायर का शुरू में यहाँ पे कोफिशिएंट क्या होता है, 1। तो जो भी 1 के अलावा कोफिशिएंट होता है उसको हम पूरी इक्वेशन पे क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। फर्ज कर लो इसकी बजाय मैं कोई और एक वैल्यू लेता हूँ, उसको भी मैं इसी तरह से सॉल्व करूंगा तो आपको और बेहतर समझ आएगी। स्टूडेंट्स, इस बात की मजीद वजाहत के लिए मैं आपके इसी चैप्टर की एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन 2 का पार्ट 1 है, उसमें भी हमें कह रहा है सॉल्व बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो हमने वही स्टेप करने हैं, इसमें ऑलरेडी z स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, दैट्स वाई अब हम अगला स्टेप करते हैं, कांस्टेंट को उधर ले जाएंगे, ये 2 उधर जाके -2 हो जाएगा, यहाँ पे +2 है, उधर जाके -2 हो जाएगा। अब आगे वही स्टेप्स, मैंने 4 स्टेप्स ऐड करने हैं। इस वैल्यू को हमने लिखा z का स्क्वायर -6z। अब आप देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने 2ab लाना है, यहाँ पे फिर माइनस है तो ये वाली चीज बनेगी, अगर यहाँ पे प्लस होता तो ये वाला फार्मूला बनता। तो यहाँ मैंने 2 खुद अपनी तरफ से लाना है, 2ab बनाना है, दैट्स वाई हम क्या करेंगे, ये खुद 2 लाने के लिए 2/2 करेंगे। तो ये 2ab के तौर पे काम करेगा, और ये जो डिनोमिनेटर वाला 2 है ये वाली बात हो जाएगी, ये वाला काम हो जाएगा। क्या है, ये 6 के साथ उसको डिवाइड करेगा, तो कोफिशिएंट ऑफ z मल्टीप्लाइंग विद 1/2 ये वजह बन जाती है। हमेशा यहाँ जो भी कोफिशिएंट होगा उसको हम हमेशा 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इनफैक्ट वो 2/2 वाला जो कोफिशिएंट, जो नीचे डिनोमिनेटर वाला कोफिशिएंट है, वो हमेशा इसको डिवाइड करेगा। अब ये देखें, ये यहाँ पे काट रहे हैं, मैंने थोड़ी देर पहले इसी क्वेश्चन में बोला था
कि कभी कभी ये कट जाते हैं तो काट लिया करें। तो यहाँ पे ये कैंसिलेशन हो रही है तो ये 3 बन गया। अब ये बन गया a² -2, ये b और ये a है तो a को मैं पहले लाऊंगा और b को मैं बाद में, तो -2ab। अब ये b है, मुझे पता चल गया, मैंने निशानदी कर ली कि ये b है, तो मेरे साथ आगे फार्मूला कंप्लीट स्क्वायर करने के लिए b² होना चाहिए। तो इसी b का स्क्वायर मैंने लेफ्ट पे और राइट पे क्या करना है, ऐड कर लेना है। तो हम डायरेक्ट इस स्टेप पे आ जाया करते हैं। हम ये काम लिखकर एडिंग 3² ऑन बोथ साइड, हम साइड पर ये रीजन देकर एडिंग 3² ऑन बोथ साइड, तो ये हम 4 स्टेप से बचकर डायरेक्ट यहाँ आ जाते हैं। अगर आप बीच वाले 4 स्टेप करना चाहें तो ये वो 4 स्टेप्स हैं। तो हम ये डायरेक्ट स्टेप करके ये लेफ्ट साइड फिर बन जाएगी a - b होल स्क्वायर, और राइट साइड को सॉल्व करें तो ये इस वक्त 7 बन रहा है। अगला काम ये होता है कि टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड और आगे सोल्यूशन निकालना है। तो हर पार्ट में ये जो हम ये वाला काम किया करते हैं, इनफैक्ट उसकी रीजन में ये 4 स्टेप्स हैं। ये आपको अब यकीनन समझ आ गई होगी। तो इनफैक्ट हम डायरेक्ट ये स्टेप कर लिया करते हैं, हम ये 4 स्टेप्स नहीं करते। स्टूडेंट्स, चैप्टर 1 की रिव्यू एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 है। When particle is at a position of √2 plus iota √2 nanometer from its mean position, कोई पार्टिकल है अपनी मीन पोजीशन से इतने डिस्प्लेसमेंट पर है। मैंने ये आपको बताया हुआ है, एप्लीकेशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर का ये सवाल है मेरा। आप एप्लीकेशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर वाला लेक्चर देखें तो उसमें मैंने बताया हुआ कि ये वाली जो वैल्यू है ये डिस्प्लेसमेंट को भी शो करती है और पोजीशन को भी शो करती है। मेन पोजीशन से कोई पार्टिकल इतने डिस्प्लेसमेंट पे है, इस पोजीशन पर है। ये फिगर की ज़रूरत नहीं है, मैंने जस्ट फिगर बनाकर समझाया कि आपको और अच्छी समझ आए। तो कोई पार्टिकल, ये फ़र्ज़ कर लो इसकी मेन पोजीशन है, सिंपल पेंडुलम का सवाल है ये। कोई पार्टिकल है, ये अपनी मेन पोजीशन पर है। कोई पार्टिकल अपनी मेन पोजीशन से कहीं इस पोजीशन पे पहुंचा हुआ है और वहां पे इसका एंगल जो है वो मेन पोजीशन से 45 डिग्री बन रहा है। हमने एक्स मैक्सिमम यानी यहाँ तक ये जो डिस्प्लेसमेंट बन रहा है, एक्स मैक्सिमम ये डिस्प्लेसमेंट निकालना है। इसको हम एक्स मैक्सिमम कहेंगे, एक्स मैक्स कहेंगे। कैलकुलेट इट्स एम्पलीट्यूड, जिसको हम एक्स मैक्सिमम कहते हैं, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। कोई भी सिंपल पेंडुलम जब अपनी मीन पोजीशन से एक्स मैक्सिमम तक जाता है तो ये इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, मैक्सिमम पोजीशन तक जाता है तो ये इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। ये हमसे मांग रहे हैं, जबकि फ़र्ज़ कर लो मीन पोजीशन से थोड़ा सा दूर किसी फासले पर वहाँ पे जो एंगल है वो 45 डिग्री एंगल है और डिस्प्लेसमेंट यानी ये चीज़ दी हुई है, एक्स की ये वैल्यू दी हुई है, ये इनफैक्ट यहाँ पे एक्स है और ये एंगल थीटा है। हमने एम्पलीट्यूड यानी एक्स मैक्स निकालना है। तो आप रिकॉल करें, ये इसका फार्मूला ये हमने किया हुआ है एप्लीकेशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर में। ये बुक पर आप देख लें, ये एप्लीकेशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर में ये फार्मूला दिया हुआ है, ये फार्मूला हमने यूज़ किया हुआ है। स्टूडेंट्स, ई पावर आयोटा थीटा ये आयलर इक्वेशन है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा ये उसकी वैल्यू है। तो ई पावर आयोटा थीटा की जगह ये हमने पुट कर दिया, थीटा की वैल्यू 45 डिग्री, हमने 45 डिग्री पुट कर दिया और इधर जो है x इक्वल्स टू √2 प्लस आयोटा √2 ये वैल्यू है। अब हमने इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करना है। स्टूडेंट्स, कैलकुलेटर आपको ये वैल्यू देगा, बट इसकी बजाय मैंने 1/√2 लिखा है, इसको मैंने आगे रैशनलाइज किया। 2 को हम √2 इंटू √2 करके इससे काट रहे हैं, क्योंकि ये √2 इधर इससे मल्टीप्लाई हो जाना है। स्टूडेंट्स, हमने एक्स मैक्स की वैल्यू निकालनी है तो इधर हमने एलसीएम लेकर √2 को इधर मल्टीप्लाई कर देना और 1 प्लस आयोटा को डिवाइड कर देना। अगला हमारा यही स्टेप है। यहाँ से √2 कॉमन ले लें, 1 प्लस आयोटा से 1 प्लस आयोटा कट जाएगा, √2 इंटू √2 ये हमारे पास √2 का स्क्वायर बन गया। हमारे पास एक्स मैक्स की वैल्यू आ गई है, तो ये हमारे पास एक्स मैक्स जो है वो क्या आंसर आया, ये मैक्सिमम जो एम्पलीट्यूड की वैल्यू है ये 2 नैनोमीटर है। इसमें x का यूनिट नैनोमीटर दिया गया है, तो x मैक्स का भी हम यही यूनिट लिखेंगे। तो x मैक्स दैट इज इक्वल टू 2 नैनोमीटर। इट मीन मेन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो बनेगा वो 2 नैनोमीटर है। फिगर की ज़रूरत नहीं है,
पेपर में आपकी मर्जी है फिगर बनाएं या ना बनाएं। फिगर मैंने बनाई है ताकि क्वेश्चन आपको मजीद क्लियर हो जाए। पेपर में आप फिगर बनाएं या ना बनाएं ये आपकी मर्जी। क्वेश्चन नंबर 6 है, एवेल्यूएट 1 over iota power 10 plus 2 minus iota whole power 2 plus minus under root 25 होल क्यूब। इस सारे पे क्यूब है, इसको हमने एवेल्यूएट करना है। स्टूडेंट्स आयोटा पावर 10 को हमने लिखा आयोटा स्केयर पावर 5, क्योंकि आयोटा स्केयर की वैल्यू का हमें पता है। इस पे a माइनस बी होल स्केयर का फार्मूला लगेगा, a स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab के लिहाज से ये 4 प्लस आयोटा स्केयर माइनस 2ab, तो ये टोटल बनेगा -4 आयोटा। और जब भी नेगेटिव पर अंडर रूट आ जाए तो नेगेटिव पर जब अंडर रूट आए तो आयोटा बाहर लिखते हैं और फिर ये अंडर रूट 25 बना और अंडर रूट 25 को हम लिखेंगे 5, तो ये टोटल वैल्यू 5 आयोटा बनी। तो मैंने इसकी जगह डायरेक्ट 5 आयोटा लिख लिया। स्टूडेंट्स आयोटा स्केयर की जगह यहाँ भी -1 हम लिखेंगे, यहाँ भी हमने -1 लिखना है, लेकिन इन दो को आप इकट्ठा करें सॉल्व करें तो ये प्लस आयोटा बनेगा। बाकी 4 को मैंने एज इट इज लिखा, यहाँ पे आयोटा स्केयर की जगह -1 और यहाँ भी -1। ये स्टूडेंट्स 1 over -1 पावर 5 वो -1 है, 4 - 1 दैट इज 3 प्लस आयोटा होल क्यूब। स्टूडेंट्स 1 over -1 दैट इज -1 -1 प्लस 3 दैट इज 2 2 प्लस आयोटा होल क्यूब। यहाँ पे मैंने अब a प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला लगाना है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। आप चाहें तो 3a स्केयर b प्लस 3ab स्केयर भी लिख सकते हैं, बट मैंने यूं इस फॉर्म में फार्मूला लिखा है। इस लास्ट से 2 का क्यूब प्लस आयोटा का क्यूब प्लस 3 इंटू 2 7 इंटू आयोटा ब्रैकेट में 2 प्लस आयोटा a प्लस बी। अब ये 6 आयोटा बनेगा, इसको मैंने अंदर मल्टीप्लाई करना है। 2 का क्यूब 8, आयोटा क्यूब को लिखा आयोटा स्केयर इंटू आयोटा, क्योंकि आयोटा स्केयर की वैल्यू का हमें पता है वो -1 है, और ये 6 आयोटा बनेगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट आयोटा स्केयर -1 इंटू आयोटा दैट इज माइनस आयोटा, ये अंदर मल्टीप्लाई करके देखें तो ये बनेगा, ये मल्टीप्लाई होंगे तो 12 आयोटा प्लस 6 आयोटा स्केयर। आयोटा स्केयर की जगह हमने -1 लिखना है, तो ये -6 बना, बाकी वैल्यू वैसे। अब आप देखें रियल को रियल के साथ इकट्ठा कर लें, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ, तो फाइनल हमारे पास ये आंसर या ये रिजल्ट बना। स्टूडेंट्स मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपसे शेयर कर रहा हूँ, आपने इसको गौर से सुनना और समझना है। स्टूडेंट्स रिसेंटली फेडरल बोर्ड ने अपनी वेबसाइट पे एक लेटर इशू किया है। उस लेटर में फेडरल बोर्ड ने नेशनल करिकुलम ऑफ पाकिस्तान 2022-23 को सामने रखते हुए एक असेसमेंट फ्रेमवर्क बनाया है। उस असेसमेंट फ्रेमवर्क के मुताबिक, उस असेसमेंट फ्रेमवर्क को सामने रखते हुए रिव्यू एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 1 उसकी क्वेश्चन नंबर 2 and 6 को बज़ाहिरन करने की ज़रूरत नज़र नहीं आ रही, ये आप उसमें देख सकते हैं। एंड एक्सरसाइज 1.1 and 1.2 को भी बज़ाहिरन करने की ज़रूरत नज़र नहीं आ रही, लेकिन स्टूडेंट्स आपने इन क्वेश्चंस को और इन एक्सरसाइजेस को देखना ज़रूर है। उसके अंदर मोटी मोटी जो बातें हैं वो ज़रूर प्रिपेयर करनी है। ख़ासकर एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 में एडिशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, सब्ट्रैक्शन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, डिवीजन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर जिसमें हम रैशनलाइजेशन करते हैं, फिर पावर्स ऑफ आयोटा। क्योंकि अगर आपको पावर्स ऑफ आयोटा आती होंगी बेसिकली, या ये अर्थमेटिक ऑपरेशंस, कम्प्लेक्स नंबर्स के अर्थमेटिक ऑपरेशंस आते होंगे, यानी वो बेसिक चीज़ें आपको आनी चाहिए, यानी इन बेसिक टॉपिक्स का या बेसिक एक्सरसाइजेस को उनका नॉलेज रखते हुए, उनको समझते हुए आप एक्सरसाइज 1.3 और 1.4 को अंडरस्टैंड कर सकेंगे। या आप यूं समझ लें, कि बेसिक एक्सरसाइजेज जो 1.1 और 1.2 हैं या उससे रिलेटेड जो टॉपिक हैं वो प्री रेक्विजिट है एक्सरसाइज 1.3 और 1.4 के लिए। उनकी समझ आपको बेसिक, उनकी समझ आएगी, बेसिक आर्टिकल्स की, बेसिक टॉपिक्स की समझ आएगी, तभी आप जो है एक्सरसाइज 1.3 और 1.4 के अंदर जो भी टॉपिक्स हैं, जो भी आर्टिकल हैं, उनको अंडरस्टैंड कर सकेंगे। उनकी अंडरस्टैंडिंग तभी आपको पॉसिबल होगी जब आप उनसे बेसिक चीज़ें, यानी उससे पहले जो बुनियादी नॉलेज है, जो बुनियादी इंफॉर्मेशंस हैं, उनकी ज़रूर समझ आनी चाहिए। जो बुनियादी नॉलेज है
उनको ज़रूर समझना चाहिए। वो आप मैट्रिक क्लास में भी पढ़ चुके हैं, जस्ट आपने 1.1 और 1.2 के जो टॉपिक्स हैं उनको एक नज़र देख लेना है, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना 1.1 और 1.2 में, लेकिन उसमें जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जो बुनियादी चीज़ें हैं, उनको ज़रूर देख लेना है। यानी आपको एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 और उससे रिलेटेड जो टॉपिक हैं उनका कुछ नो हाउ ज़रूर होना चाहिए, ताकि अगली एक्सरसाइजेज जो है 1.3 और 1.4 को आप आसानी से समझ सकें। और कोई भी MCQ जो आगे बनकर आ सकता है, वो भी आपको इनको बेसिक नॉलेज होगी, इन टॉपिक्स की और इन एक्सरसाइजेस की बेसिक नॉलेज होगी, तो वो MCQ भी आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकेंगे। तो इनफैक्ट इस लेटर के मुताबिक आपने एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 को ज़्यादा डेप्थ में नहीं देखना, ज़्यादा डिटेल में नहीं देखना, और उनके टॉपिक्स को भी ज़्यादा डिटेल में नहीं देखना, लेकिन उन टॉपिक की नॉलेज आपको ज़रूर हो, ताकि अगली एक्सरसाइजेस को आप आसानी से समझ सकें। स्टूडेंट्स, इस लेटर को सामने रखते हुए इंशाल्लाह मैं आगे चैप्टर 2 जब शुरू कराऊंगा, तो वो मैं इंशाल्लाह इस लेटर के मुताबिक जो भी उन्होंने इस लेटर में असेसमेंट फ्रेमवर्क के अंदर SLOs इशू किए हुए, मैं उसके मुताबिक इंशाल्लाह आपको अगले लेक्चर्स पढ़ाऊंगा।